तो अब हम देखते हैं इनका डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है कैपिटल डी और कैपिटल एल है, यहां स्मॉल डी और स्मॉल एल भी आता है, वो अलग होता है। स्मॉल डी और स्मॉल एल जो होता है उसका स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है रोटेशन से, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, सब्सटेंस होता है, वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेफ्ट में करता है राइट में, वो होता है स्मॉल डी और स्मॉल एल। राइट में रोटेट करता है तो स्मॉल डी आइसोमर होता है, लेफ्ट में रोटेट करता है तो स्मॉल एल आइसोमर होता है, उसको प्लस और माइनस से भी अपन डिनोट करते हैं। ये है कैपिटल डी और कैपिटल एल। इनका मतलब किससे होता है, इनका मतलब होता है, ये खासकर कार्बोहाइड्रेट में लिए जाते हैं, इनका मतलब होता है OH की डायरेक्शन से, कि OH राइट में आ रहा है या OH लेफ्ट में आ रहा है। OH राइट में आता है तो कैपिटल डी आइसोमर होता है, लेफ्ट में आता है तो कैपिटल एल आइसोमर होता है। ठीक है, यहां पर जो डी और एल है वैसे हम देखते हैं तो जो डी है ये डेक्स्ट्रो से लिया गया है और जो एल है वो लीवो से लिया गया है। तो एल का मतलब होता है लेफ्ट, लीवो का मतलब और डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट। ठीक है, ये भी हम जानते होंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा कैपिटल, कौन सा डी लिया है हमने और कौन सा एल लिया है, कैपिटल लिया है या स्मॉल लिया है। कैपिटल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये जो राइट और लेफ्ट है ये OH की डायरेक्शन होगी, और स्मॉल डी और स्मॉल एल लिया है तो ये जो राइट और लेफ्ट है ये रोटेशन होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन का रोटेशन होगा। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना अपने को। ठीक है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आजकल क्या करते हैं, जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है इसके आगे हम लिख देते हैं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। प्लस स्मॉल डी के लिए होता है और एल जो होता है वो स्मॉल एल के लिए होता है, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो कि ये जो प्लस और माइनस है इसको तो हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन से कनेक्ट करेंगे, और कैपिटल डी और कैपिटल एल को हम OH की डायरेक्शन से जो है कनेक्ट करेंगे, लेफ्ट में आ रहा है या फिर राइट में आ रहा है। करेक्ट। अब हम बात करते हैं कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन की, कि ये क्या है और क्यों दिया गया था। तो सबसे पहले लुईस फिशर, अब यहां बिल्कुल ध्यान से देखना है, अब जो स्ट्रक्चर का अपना मेन पार्ट है स्टार्ट हो गया। पहले हम नॉन साइक्लिक की बात करेंगे, फिर साइक्लिक की बात करेंगे। साइक्लिक में भी अलग अलग टाइप के आइसोमर्स बनते हैं, वो म्यूटा रोटेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है, एनोमर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बात की चीज है। पहले हम देखते हैं कि इनका जो स्ट्रेट चेन जो बनती है उनमें कैपिटल डी और कैपिटल एल आइसोमर कैसे बनाए जाते हैं। और मोनोसेक्राइड जो होता है ये बेसिक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि डाइसेक्राइड जैसे हमने कहा मोनोसेक्राइड जुड़ के डाइसेक्राइड बनाते हैं, तो जो डाइसेक्राइड में जो दो मोनोसेक्राइड जुड़ रहे हैं यदि उनकी स्ट्रक्चर हमें आती है तो बस उन स्ट्रक्चर को जोड़ना ही तो है, उनको जोड़ते डाइसेक्राइड की स्ट्रक्चर आ जाएगी। यदि हमें पता है कि पॉलीसेक्राइड में कौन कौन से मोनोसेक्राइड जुड़ रहे हैं, यदि हमें उन सभी मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर आती है सभी यूनिट्स की, तो उनको जोड़ दो, पॉलीसेक्राइड की स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो हमें जो स्ट्रक्चर आनी चाहिए वो केवल मोनोसेक्राइड की आनी चाहिए, बाद में केवल जोड़ना आना चाहिए कि वो जुड़ती कैसे है। तो यदि हम बात करें अब कैपिटल डी और कैपिटल एल की, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था लुईस फिशर, उसने अपनी इच्छा से माना, कोई रीजन नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ नहीं, उसने अपनी इच्छा से माना कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, यहां हम क्या ले रहे हैं ग्लिसरैल्डिहाइड, जिसको कहें एल्डो ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड में जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड इसके पहले स्ट्रक्चर बनाए, इसमें क्या होता है, एक CH होता है, एक CH2OH होता है। एल्डो जैसे तो बनाया अपन ने CHO CH2OH, और बीच में क्या आता है CHOH N-2। ट्रायोज है तो N की जगह 3 हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या है, पहला कार्बन CHO है, लास्ट का कार्बन CH2OH है, और जो दूसरा कार्बन है उस पर एक तो H जुड़ रहा है और एक OH जुड़ रहा है। एक तो क्या जुड़ रहा है, H जुड़ रहा है इस कार्बन पे, और एक क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है। अब इन्होंने देखा कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड है इसके 2 आइसोमर पाए जाते हैं नेचर में, इसके कितने आइसोमर हैं, 2 हैं। 2 कैसे हैं, एक में तो OH राइट में आ रहा है और एक में जो OH है वो कहां आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। करेक्ट। अब दोनों है ग्लिसरैल्डिहाइड, लेकिन दोनों सेम ग्लिसरैल्डिहाइड नहीं है, डिफरेंस तो है, तो इनका इसका अलग नाम देना होगा, इसका अलग नाम देना होगा। तो लुईस फिशर ने कह दिया कि जो लेफ्ट में जिसमें OH आ रहा है उसको D नाम दे दो, और जो राइट में आ रहा है राइट में आ रहा है सॉरी उसको D नाम दे दो, और जिसमें OH लेफ्ट में आ रहा है उसको L नाम दे दो। तो इस हिसाब से ये जो आइसोमर है इसका नाम हो गया D ग्लिसरैल्डिहाइड, D ग्लिसरैल्डिहाइड, और ये जो आइसोमर है इसका नाम हो गया L ग्लिसरैल्डिहाइड, L ग्लिसरैल्डिहाइड। ऐसे 2 इन्होंने मान ली। अब बात आगे आई कि ये तो ग्लिसरैल्डिहाइड है, इसमें तो केवल एक ही कार्बन है जिसपे H और OH आते हैं। हम बात करें ट्रायोज की, तो ट्रायोज में क्या होगा, जैसे टेट्रोज की बात करें हम, तो टेट्रोज में क्योंकि 4 कार्बन होंगे,
पहला कार्बन हमने लिया CHO, लास्ट कार्बन ले लिया CH2OH। अब बीच में कितने कार्बन बचेंगे? 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो यहां पर 2 कार्बन ऐसे होंगे जिस पे H और OH आएंगे। अब वो H और OH लेफ्ट में भी आ सकते हैं, राइट में भी आ सकते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मान लो कि एक जो OH है, इस एक कार्बन पे OH लेफ्ट में आ रहा है, एक में राइट में आ रहा है, तो फिर क्या नाम देंगे हम? फिर D और L दोनों को कनेक्ट थोड़े करेंगे। तो ये जो सिस्टम था वो आगे जाके फेल हो गया था। ठीक है, फिर इन्होंने बस ये माना कि जैसे ये जो कार्बन है, जो CH2OH के पास वाला कार्बन है, तो इनका कि जो CH2OH है उसका पास वाला जो कार्बन है उसी को बेसिस मान लो, बाकी जो कार्बन उनको रहने दो, उसमें किधर भी आए उसके अकॉर्डिंग उसका कोई सिस्टम नहीं बैठा, सिस्टम केवल यहीं तक रहा। तो यहां से आगे ये कहा गया कि जो CH2OH के जो पास का कार्बन है, यानी सेकेंड लास्ट कार्बन है, यदि अपन यहां से काउंटिंग करेंगे तो जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसको फिर बेसिस माना गया कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट में आ रहा है तो कैपिटल D आइसोमर, और यदि लेफ्ट में आ रहा है तो कैपिटल L आइसोमर। जैसे इसमें हम बात करें यहाँ पे OH यदि हम राइट में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल D आइसोमर। अब ये क्या है? इरिथ्रोज है, तो ये हो गया कैपिटल D इरिथ्रोज। और यदि इसी कार्बन पे, थर्ड जो कार्बन है इसका, इसी पे हम OH को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा L इरिथ्रोज, L इरिथ्रोज। तो हमने कौन सा कार्बन कंपेयर किया है ग्लिसरॉल्डिहाइड से? सेकंड लास्ट कार्बन, जो CH2OH है जस्ट उसके ऊपर वाला कार्बन। अब इसी हिसाब से हम देखें टेट्रोज के, जैसे पेंटोज में जैसे हम जानते हैं कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। पहला कार्बन क्या होता है? CHO, फिर हम 3 कार्बन छोड़ेंगे और जो लास्ट कार्बन होगा वो क्या होगा? CH2OH। अब हम इसमें कौन सा कार्बन देखेंगे? सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा इसमें? फोर्थ कार्बन पे OH यदि राइट में आ गया तो ये कैपिटल D हो जाएगा, और यदि लेफ्ट में आ जाएगा तो कैपिटल L हो जाएगा। जैसे पेंटोज जो है, जैसे एल्डो पेंटोज यहां पे हम ले रहे हैं, एल्डो पेंटोज क्या होता है? राइबोज होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है किसकी बन गई? कैपिटल D राइबोज की बन गई, कैपिटल D राइबोज की। यदि इसी कार्बन पर, ये 4th नंबर का कार्बन है, इसी कार्बन पर हम OH को, ये 2 कार्बन तो छोड़ दिए हमने, सेकंड थर्ड, और जो 4th कार्बन है इस पे हम OH को रखें लेफ्ट में, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किसकी बन जाएगी? L राइबोज की। इसी तरह हम किस में ले सकते हैं? इस तरह हेक्सोज में ले सकते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है। तो यदि हम एल्डो एक्सोज लें, एल्डो एक्सोज में कितने? 6 कार्बन लेने होंगे। पहला कार्बन CHO, बाकी जो 4 कार्बन है वो CHOH, और लास्ट वाला कार्बन क्या हो गया? CH2OH। अब इसमें सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा देखा जाएगा? सेकंड लास्ट ही तो देख रहे हैं हम, उसके ऊपर वाले जो कार्बन है उस पे जो CHOH आ रहे हैं उसकी डायरेक्शन से इस सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। इसमें सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा? 5th। तो 5th जो कार्बन होगा वो ही देखा जाएगा, वो ही यहां पर जो है एक तरह से हम कहेंगे पैरामीटर होगा कैपिटल D और कैपिटल L देखने का। तो यदि इस पे OH राइट में आ जाए तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल D ग्लूकोज, कैपिटल D ग्लूकोज। और यदि यही कार्बन हमारे पास लेफ्ट में आ जाए और इस तरह से हम लिखें, और लास्ट में CH2OH, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कैपिटल L ग्लूकोज। ठीक है, अब यहां से एक बड़ा सवाल माइंड में आ रहा होगा कि ये सिस्टम लिया है, ये क्यों लिया है? ताकि हम देख सकें कि H और OH जो आ रहे हैं, पहला कार्बन CHO है सभी में, और लास्ट वाला जो कार्बन है वो सभी मॉलिक्यूल्स में CH2OH है। बीच में जो कार्बन आ रहा है उसमें एक तरफ H आ रहा है, एक तरफ OH आ रहा है। तो हम ये डिफरेंशिएट कर सके स्ट्रक्चर्स में कि किस स्ट्रक्चर को, जब मान लो OH राइट में आ रहा है तो हम क्या नाम देंगे, लेफ्ट में आ रहा है तो उसको क्या नाम देंगे। उसका एक सिस्टम बना दिया फिशर ने, ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए दे दिया, कोई डाउट नहीं था, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये अच्छी तरह जो है उस समय इसको सपोर्ट भी मिला सिस्टम को कि ठीक है इस तरह से इसका अपन डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड में, क्योंकि यहां पर केवल एक ही कार्बन था इसलिए प्रॉब्लम भी नहीं हुई। लेकिन आगे जैसे हम बात करें राइबोज में 2-2 कार्बन है जिसपे OH और H की डायरेक्शन बतानी है, पेंटोज में 3-3 कार्बन है राइबोज में, और जो ग्लूकोज इसमें 4-4 कार्बन है जिनमें H आ रहा है और OH आ रहा है। अब यहां पर ये H या OH सेकेंड लास्ट जो कार्बन उसका तो हम बता रहे हैं, बाकी जो कार्बन है इस पे H और OH किधर आएगा उसका इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ये जो चीजें हैं कि
बाकी जो कार्बन उन पे H कहां आए, OH कहां आएंगे सेकंड लास्ट को छोड़ के, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भगवान भरोसे, उसका इस सिस्टम से कोई मतलब नहीं, इसलिए फेल हो गया था। और यहां हम इंक्लूड भी नहीं कर सकते चीजों को। देखो हमारे पास में केवल दो ही वर्ड है, कैपिटल डी कैपिटल एल, लेफ्ट और राइट। अब वो हम एक ही कार्बन के लिए बता सकते हैं। मान लो कि यहां पे ये राइट में आ गया और इधर लेफ्ट में आ गया, तो फिर हम इसके हिसाब से डी बताएंगे, इसके हिसाब से एल, ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो है, ये जो सिस्टम है वो कौन सा है, ये सिस्टम एब्सोल्यूट सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम जो है एक तरह से रेफरेंस सिस्टम है। ये किसके रेफरेंस में लिया गया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेफरेंस। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करके इनके नाम दिए गए हैं। अब कंपैरिजन, इसका एक कार्बन है, इससे कंपैरिजन करना है, तो यहां पर तो हम एक कार्बन को ही कंपेयर कर सकते हैं, बाकी को कंपेयर नहीं कर सकते। और उसको हमने कर लिया सेकंड लास्ट कार्बन। क्यों कर लिया, क्योंकि वो CH2H के पास में आ रहा है, ताकि ये पूरी स्ट्रक्चर मैच हो जाए। इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाती है लास्ट में तो वो डी है, इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाती है तो वो कैपिटल एल है। अब सवाल ये रहा कि बाकी कार्बन कौन बताएगा। बाकी कार्बन पे OH लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है, उसका इससे कोई मतलब ही नहीं। कैपिटल डी लिख दिया, यहां तो राइट में आ गया, अब इसमें राइट होगा या लेफ्ट होगा, उसका इस डी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सिस्टम क्या हो गया था, फेल हो गया था। और ये सिस्टम इसके अकॉर्डिंग जो बाकी कार्बन है उन पे OH की डायरेक्शन जो होती है वो हमें लर्न नहीं करनी पड़ती है। उसका यहां पर कोई ऐसा सिस्टमेटिक तरीका नहीं है कि उससे हम कैपिटल डी और कैपिटल एल से ये जो बाकी कार्बन बचे हुए इनकी OH की डायरेक्शन को रिलेट कर सके, इसलिए उनको लर्न नहीं करना पड़ता है। अब लर्न कितने को करें हम, जैसे सेकंड लास्ट का तो पता लग गया, बाकी कार्बन में कितने कार्बन को लर्न करें कि H किधर आ रहा है, OH किधर आ रहा है, तो बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम अब बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। कार्बोहाइड्रेट तक ये सीमित रहा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में भी अब इनको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके जगह एक बेटर जो सिस्टम है RS सिस्टम वो हमारे पास आ चुका है, और वो जो होता है वो हर कार्बन के लिए अलग अलग होता है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो इसमें इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है वो उन्हीं की पढ़ेंगे जो हमारे NCERT का 12th के कोर्स में है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, करेक्ट। क्योंकि बाकी जो ये हम याद भी नहीं करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स है ग्लूकोज फ्रक्टोज के अलावा और इनकी राइबोज की है, या ग्लूकोज से रिलेटेड और भी है, गैलेक्टोज है, ठीक है, और मेनोज है, तो उनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे, म्यूटा रोटेशन है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नॉन साइक्लिक में केवल हमारा जो डिस्कशन है वो हम लिमिटेड रखेंगे, कहां तक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तक। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होता है। तो ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर हम जानते ही हैं, पहला कार्बन इसमें CH होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट कार्बन इज CHO, देन 4 आते हैं इसमें CHOH, 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 और लास्ट कार्बन आता है CH2H, करेक्ट। जैसे हम पहले देख चुके हैं ये एल्डो एक्सोस है। अब यहां पर बताना क्या है, यहां में ये बताना है कि ये जो 4 कार्बन आए हैं इन पे OH की डायरेक्शन, OH क्या लेफ्ट में या राइट में, या फिर जो H वो लेफ्ट में या राइट में, H और OH की डायरेक्शन बतानी कि लेफ्ट में आ रहे हैं या फिर राइट में आ रहे हैं, करेक्ट। तो ये इनका D एंड L कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यदि हम बात करें डी ग्लूकोज की, तो देखो फर्स्ट कार्बन CHO एज इट इज आ जाएगा, लास्ट कार्बन CH2OH ये भी एज इट इज आ जाएगा, बीच में ये 4 कार्बन होंगे, ये जो है किसको डिनोट कर रहे हैं, कार्बन को। अब बात करें अपन डी ग्लूकोज की, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया कि जो डी है, कैपिटल डी का मतलब क्या होगा, जो सेकंड लास्ट कार्बन है इस पे OH कहां पे आएगा, राइट में आएगा। और कैपिटल एल का मतलब क्या है, देखो अब एल ग्लूकोज भी ऐसे कैसे होगा, बस इसमें लेफ्ट में रखना होगा, जो सेकंड लास्ट कार्बन है इस पे OH किधर रखना होगा, लेफ्ट साइड में रखना होगा, करेक्ट। तो ये डी ग्लूकोज हो गया, ये एल ग्लूकोज हो गया, सिस्टम के अकॉर्डिंग तो यही है। अब जैसे इससे पहले भी हमने स्टेट किया कि बाकी जो कार्बन बचते हैं सेकंड लास्ट को छोड़ के, उसमें OH और OH के डायरेक्शन का सिस्टम से पता नहीं लगता। इस कॉन्फ़िगरेशन से का जो सिस्टम बताया लुईस फिशर ने, उससे पता नहीं लगता, इनको लर्न करना पड़ता है। तो अब हम सेकंड जो कार्बन है, देखो ये कौन सा कार्बन हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन का तो OH डायरेक्शन हमें पता लग गया। अब बात रही किसकी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन की। तो इनमें OH का जो ओरिएंटेशन है ये हमें लर्न करना होगा। कैसे लर्न करेंगे, देखो OH इधर आ गया, इसमें OH राइट में, तो सेकंड कार्बन का जो OH का जो ओरिएंटेशन होता है वो फिफ्थ कार्बन के जैसे होता है। अब जैसे इसमें लेफ्ट में, तो सेकंड में भी कहाँ रखेंगे, लेफ्ट, यानी सेकंड और फिफ्थ सेम है। फिफ्थ का तो हमें इससे पता लग ही गया, एल यानी लेफ्ट, डी यानी राइट, तो फिफ्थ के साथ साथ सेकंड का भी ये हो जाएगा, एल का मतलब लेफ्ट और डी का मतलब राइट। तो सेकंड और फिफ्थ कार्बन का क्लियर हुआ। बात रही थर्ड और फोर्थ कार्बन की,
थर्ड और फोर्थ कार्बन पे जो OH की डायरेक्शन होगी वो दोनों में सेम होगी, और वो किस तरह से होगी, OH थर्ड में आएगा इधर और मतलब लेफ्ट में, और फोर्थ में आएगा राइट में, इसमें भी और इसके अंदर भी, करेक्ट। इसको हम थोड़ा इस तरह से लर्न कर सकते हैं। जैसे मान लो एक लाइन खींची हमने, पहला CH हो गया, लास्ट क्या हो गया, CH2OH हो गया, ये तो लिखना ही लिखना है। बाकी जो बीच में जो कार्बन आ रहे हैं इन पे OH की डायरेक्शन इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। कैपिटल D के लिए क्या होता है, इस तरह से लाइन बना लेंगे हम। इस तरह से लाइन का मतलब क्या है, ये जो कॉर्नर है इसके वहां पे हम क्या लिख देंगे, OH, और उसके जस्ट सामने क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कैपिटल D ग्लूकोज। इन लाइंस को हम हटा देंगे अब, ये क्या बन गया, कैपिटल D ग्लूकोज बन गया। और कैपिटल L ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल L ग्लूकोज बनाने के लिए इसको ऑपोजिट करेंगे। ऑपोजिट कैसे, जैसे इस लाइन को यहां बनाएंगे और इसको उल्टा करके इधर से बनाएंगे, तो हमारी जो लाइन होगी वो अब इस तरह से आएगी। तो ये क्या हो गया, कैपिटल L ग्लूकोज हो गया। ये लाइन हमने खींच दी, यहाँ CH हो गया, यहाँ पर CH2OH हो गया, और ये जो कॉर्नर से यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे OH, और इसके सामने क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, इनके सामने H आ जाएंगे। तो ये बन गया हमारे पास कैपिटल L ग्लूकोज। अब हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज में क्या होता है, देखो फ्रक्टोज की यदि हम स्ट्रक्चर बनाए, डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज क्या है इसका, ये तो दोनों एक्सोज, ये भी एक्सोज, ये भी एक्सोज, ये एल्डो एक्सोज, ये कीटो एक्सोज है। तो एल्डोज को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कीटोज में। इसके लिए क्या करते हैं हम, देखो C डबल बॉन्ड O आता है, फर्स्ट कार्बन होता है CH2OH, और लास्ट में आता है CH2OH, और बीच में कितने कार्बन बचेंगे, बीच में 2 कार्बन बचेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, 3 कार्बन बचेंगे, और लास्ट कार्बन होगा CH2OH। तो अब हमें ये जो 3 कार्बन बचे हैं इन पे ही ओरिएंटेशन बतानी है। कैपिटल L ग्लूकोज की हम बात, फ्रक्टोज की बात करें तो इसमें भी CHO, बीच में 3 कार्बन आएंगे और लास्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो, फिर 3 कार्बन आएंगे और फिर होगा CH2OH। अब यदि हमें इनकी ओरिएंटेशन बताना हो, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो हमें बताना थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे। तो फिफ्थ कार्बन पे तो सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे हम कहते हैं सेकंड लास्ट पे कैपिटल D यानी कि राइट, एंड कैपिटल L का मतलब लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। अब बचा थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, तो थर्ड और फोर्थ कार्बन जैसे यहां से है वैसे वैसे आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने एक बार कैपिटल D ग्लूकोज याद कर लिया, अब जैसे यहां से है वैसे वैसे यहां होगा, थर्ड होगा इधर और फोर्थ होगा इधर। इसमें क्या होगा, इसमें थर्ड इधर और फोर्थ इधर। थर्ड और फोर्थ कार्बन यदि हम देखते हैं तो चारों में सेम है, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज में, एल फ्रक्टोज और डी फ्रक्टोज में। इनमें यदि हम देखें तो थर्ड में जो है वो लेफ्ट में आ रहा है OH, और जो फोर्थ कार्बन उसमें राइट में आ रहा है, सबके अंदर, ठीक है। बाकी जो सेकंड और फिफ्थ है उसमें डी और एल से पता लग जाएगा। सेकंड और फिफ्थ है, देखो सिंपल से ट्रिक है, सेकंड और फिफ्थ कार्बन, ये 4 ही तो हमें लर्न करनी है। सेकंड और फिफ्थ कार्बन की यदि हम बात करें तो कैपिटल डी का मतलब राइट, OH की बात करें, और कैपिटल L का मतलब लेफ्ट, ठीक है। इनमें सेकंड में आ नहीं रहा तो देखना ही नहीं है, फिफ्थ पे देखना है। इसमें सेकंड और फिफ्थ दोनों पे आ रहा है, दोनों के पता लग जाएगा कैपिटल D और कैपिटल L से। बचा कौन सा, थर्ड और फोर्थ कार्बन। तो थर्ड और फोर्थ सब में सेम है, थर्ड और फोर्थ सब में सेम है। थर्ड पे जो है और फोर्थ पे यदि हम बात करें तो थर्ड कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट में और फोर्थ में राइट में। बस इस तरह से जोड़ना है, इनको कनेक्ट कर दो, थर्ड और फोर्थ सब में सेम है, ठीक है। सेकंड में कैपिटल D का मतलब जो है वो राइट में OH आएगा, और कैपिटल L का मतलब OH जो है वो लेफ्ट में आएगा। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाई। अब हम देखते हैं इसकी नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर तो इतनी काफी है, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें प्लस और माइनस जो साइन आता है उसका मतलब क्या है। देखो यहां पर लिखा हुआ मिलता है हमें प्लस, यहां पे लिखा हुआ मिलता है माइनस, और यहां पर लिखा हुआ मिलता है माइनस, और यहां लिखा हुआ मिलता है प्लस। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमने इससे पहले भी देखा था कि D और L 2 तरह से वर्ड आते हैं। कैपिटल में तो ये बताता है OH की डायरेक्शन, सेकंड लास्ट कार्बन जो हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपैरिजन करके, ठीक है। और स्मॉल d और स्मॉल l बताता है कि जो सब्सटेंस है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, वो उसके रोटेशन से रिलेटेड है। अब यहां कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसको बोले लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बोले डी ग्लूकोज, अब डी ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज कैपिटल D है या फिर स्मॉल d,
करेक्ट। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया। प्लस जो है वो स्मॉल डी को डिनोट करता है और माइनस जो है वो स्मॉल एल को डिनोट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कैपिटल डी यानी इसमें OH राइट में, प्लस मतलब कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कैपिटल डी हमेशा स्मॉल डी हो, कैपिटल डी स्मॉल एल भी हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि OH राइट में आए तो राइट साइड में ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, ऐसा नहीं है। यहां दोनों सेम है, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में उल्टा होगा, ठीक है। कैपिटल एल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एल का मतलब इसमें जो 5th कार्बन है उसमें OH कहां आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। माइनस का मतलब या स्मॉल एल का मतलब क्या हुआ, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में ही रोटेट कर रहा है, OH भी लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में ही रोटेशन हो रहा है। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, यहां पर क्या है, कैपिटल डी का मतलब जो OH में है वो 5th कार्बन पे किस में आ रहा है, राइट में आ रहा है, लेकिन ये माइनस है, स्मॉल एल है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकता है, स्मॉल एल भी हो सकता है। जैसे यहां पे की अपन बात करें, ये कैपिटल एल है, मतलब जो OH है 5th कार्बन पे वो कहां आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन उसके साथ ये प्लस है यानी कि डी है, डी का मतलब स्मॉल डी है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है राइट साइड में रोटेट कर। हम देख रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर से इनको हवार्थ फॉर्मूला भी कहा जाता है, करेक्ट। तो सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 3 पॉइंट रहेंगे। पहले प्रूफ ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर कि पता कैसे लगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद में साइक्लिक स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर से, यानी नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और सबसे लास्ट में जो मेन पॉइंट है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम देखें कि प्रूफ ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये कैसे पता लगा कि जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो स्ट्रेट ना होकर साइक्लिक होती है, यानी क्लोज चेन होती है। कैसे पता लगा, ऐसा तो है नहीं कि अपने कोई मॉलिक्यूल लिया, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, फिर देखा कि ये साइकिल बन रहा है इसका, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो साइक्लिक होती है, यानी कि क्लोज्ड होती है। उसका पता कैसे लगा, रिएक्शन से पता लगा। कुछ रिएक्शंस में हमने ऑब्जर्व किया, और वो रिएक्शंस में जो हमने ऑब्जर्व किया वो केवल इनको साइक्लिक स्ट्रक्चर मानकर ही प्रूव किया जा सकता है। अदरवाइज जो हमने ऑब्जर्व किया वो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऑपोजिट था। नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर से उसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टी जो है, कुछ रिएक्शंस है वो क्यों आ रही है। तो रिएक्शंस कौन कौन सी है, देखो फर्स्ट रिएक्शन तो ये है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज डजंट रिएक्ट विथ NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। सेकंड, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, पहले हम लिख देते हैं फिर इनका मतलब समझेंगे कि इन रिएक्शंस का इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होने से क्या रिलेशन है। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट डजंट रिएक्ट विथ NH2OH, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो ऐसा क्या है, ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है नहीं करते, तो उसका इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है। ये रिएक्ट नहीं करते तो इनका कनेक्शन क्या है, कि इससे कैसे पता लगा कि ये नॉन साइक्लिक ना होकर साइक्लिक है। तो देखो यहां पर एक रिएक्शन होती है जिसको अपन ग्लूकोज के रिएक्शन में भी डिस्कस करेंगे डिटेल से, जिससे इनकी स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जो उन रिएक्शन से एक्चुअल पता लगाता है कि इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, एक CH होता है। लेकिन ये तो हमने अभी मान लिया कि इसमें एक CH होता है, 5 OH होता है, इनको अपन डिटेल से और देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी उन रिएक्शंस में एक कुछ रिएक्शंस होती है एल्डिहाइड ग्रुप की। यदि हम एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर भी एक रिएक्शन आती है, बहुत मेजर ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन का, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड की है। ग्लूकोज में हम बता रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है तो रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, साइक्लिक है, स्ट्रेट चेन नहीं है उसमें। बात ये आती है कि ग्लूकोज कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड की दे भी देता है, ग्लूकोज कुछ रिएक्शन जो एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है वो दे भी देता है। तो वो क्यों देता है, उसके लिए फिर ये सजेशन दिया गया कि इसमें जो एल्डिहाइड है, ठीक है, जैसे यहां पर ये 3 कार्बन 4 और ये 5, ये साइक्लिक में। अब ये हम केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे बनेगी साइकिल वो तो हम देखेंगे। साइक्लिक का मतलब ये जो कार्बन है वो इस 5th कार्बन जुड़ा हुआ रहता है, ये यहां पे साइकिल बन गई।
ये जो है जुड़ा हुआ है, ये यहां पर फ्री नहीं है। तो फिर और जो रिएक्शन देता है ये एल्डिहाइड की क्यों दे देता है? यहां पे यदि हम बात करें C डबल बॉन्ड O की, तो ये बॉन्ड टूट के इधर से जुड़ जाता है, यहां पे एक नया वैलेंस जुड़ जाती है। तो यदि ये स्ट्रक्चर है इसकी साइक्लिक, तो ये ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शन दे क्यों देता है? ये इसलिए दे देता है क्योंकि इन रिएक्शंस में इतनी एनर्जी होती है रिएक्शन कंडीशन में कि उस बॉन्ड को तोड़ देती है और इसको फ्री एल्डिहाइड बना देती है और फ्री एल्डिहाइड बना के फिर रिएक्ट करवाती है। ठीक है, इसलिए हम बताते हैं। तो हमारा कंक्लूजन यहां से निकला कि इन रिएक्शन से ये पता लगा कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड नहीं होता, जबकि जुड़ा हुआ होता है फिफ्थ कार्बन के साथ में, जुड़ा हुआ होता है, यानी कि उसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो स्ट्रेट न होकर साइक्लिक होती है, क्लोज चेन होती है। और इसके साथ में एक सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो अपने हमारे पास है कि जो डी ग्लूकोज होता है, जो अभी अभी हमने बनाया इससे पहले, क्या हम नॉन साइक्लिक से बता सकते हैं कि डी ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर बनेगी? डी ग्लूकोज तो एक ही बनाया है ना हमने, लेकिन डी ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। यानी डी ग्लूकोज के भी हमारे पास दो तरह के क्रिस्टल ऑब्टेन होते हैं। इसके दो तरह के क्रिस्टल क्या होते हैं, हमें ऑब्टेन होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और क्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट है। ये जो है 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइज आउट होता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज जो होता है ये 371 केल्विन पर क्रिस्टलाइज आउट होता है। यदि हम ग्लूकोज का एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लें और उसको ठंडा करें कि हम क्रिस्टल बनाने के लिए, तो हमारे पास दो तरह के क्रिस्टल बनेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज के एक तो जो 303 केल्विन पे बन जाएंगे, और एक बनेंगे बीटा डी ग्लूकोज के जो 371 केल्विन पे। ठीक है, ठंडा करेंगे, पहले इसके बन जाएंगे 371 केल्विन पे, ठीक है, फिर और ठंडा करेंगे 303 केल्विन पे जाके बीटा डी ग्लूकोज के अलग टाइप के क्रिस्टल बनेंगे। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें भी ये डिफर करते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज ये होता है 419 केल्विन और ये होता है 423 केल्विन। ठीक है, ये डेटा भी लर्न नहीं करनी, ये केवल हमें बताया है यहां से कि इसके दो फॉर्म होती है अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज। तो ये दो फॉर्म क्यों एग्जिस्ट करती है ये केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही समझा सकते हैं, जो अपन आगे बनाएंगे। नॉन साइक्लिक से केवल डी ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर बनती है, जबकि रियल में कौन से दो स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो इससे पता लगा, इससे सजेस्ट किया गया कि इसकी नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर होती नहीं है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? साइक्लिक। तो ये प्रूफ है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज की जो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्या है ग्लूकोज की नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें पहले एक रिएक्शन पता होनी चाहिए एल्डिहाइड और एल्कोहल की। एल्डिहाइड जो होता है उसकी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्कोहल के साथ में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये हमने बनाया एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, इसमें एल्कोहल होता है ROH, इसका एडिशन कराते हैं। एडिशन होता है C डबल बॉन्ड O पर, जिसमें C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, करेक्ट, यहाँ पर, और ये जो है ये यहाँ से टूटता है। अब जो H है वो यहाँ पर जुड़ता है और जो OR है वो यहाँ पर जुड़ता है, करेक्ट। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसको हम ब्रेक करें तो ये हो जाता है H+ और ये हो जाता है OR माइनस एल्कोक्साइड आयन। यदि इसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ से तो ऑक्सीजन की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज्यादा है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पे जाएंगे? ऑक्सीजन पर जाएंगे। इस पे आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस, कार्बन पे प्लस आएगा। तो कार्बन जो पॉजिटिव आयन इस पे OR माइनस जो ग्रुप है ये आकर जुड़ेगा एल्कोक्साइड, और जो ऑक्सीजन माइनस है वहां पर H+ जुड़ेगा। तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, करेक्ट। अब हमें इस रिएक्शन का यहां पर यूज करना है। देखो, हमें इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? दो ग्रुप होने चाहिए हमारे पास में, एक एल्डिहाइड होना चाहिए एक कंपाउंड के अंदर, और एक कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए? अल्कोहल होना चाहिए। अब ये दोनों जो ग्रुप है हमारे पास में एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है ग्लूकोज में। कहां पर है? जो फर्स्ट कार्बन है इस पे एल्डिहाइड है, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, इन सभी कार्बन्स पे क्या है? एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। इनमें से हम कौन सा OH कौन सा अल्कोहल ग्रुप यहां पर यूज करेंगे? फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ। तो यहां पर फर्स्ट कार्बन पे तो क्या है? एल्डिहाइड है, और फिफ्थ कार्बन पे क्या है? अल्कोहल है। और हमें इस रिएक्शन के लिए एक एल्डिहाइड चाहिए और एक अल्कोहल ग्रुप चाहिए, और दोनों ही इसमें ग्लूकोज में प्रेजेंट है। तो ये दोनों जो ग्रुप है ये आपस में ही रिएक्शन कर लेंगे। इसको कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर होता है जब एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग पार्ट आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं और वो रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसको कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर। तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कह सकते हैं वो होती है किस किस के बीच में होती है, ग्लूकोज के C1 कार्बन के एल्डिहाइड और C5 कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल के बीच में, करेक्ट। तो इस रिएक्शन से यहां पर बनती इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। अब यदि हम देखें रिएक्शन ये हिसाब से, इस हिसाब से इसको ब्रेक करेंगे। यहां से देखो OR को हमने ब्रेक किया था H से, तो यहां पर ये जो CO है और ये जो H है इसको हम ब्रेक करेंगे। ये ब्रेक हो गए, यहां से क्या बना लेगा, O पे आ जाएगा माइनस और H पे आ जाएगा प्लस। और हमने दूसरा जो कौन सा ब्रेक किया था, C डबल बॉन्ड O को ब्रेक किया था। अब यहां पर भी यही होगा, जो C डबल बॉन्ड O है और ये H है, C डबल बॉन्ड O और H। तो यहां पर C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करेंगे, जिससे यहां पर आ जाएगा माइनस और यहां पे आ जाएगा प्लस। फिर जो प्लस वाला कार्बन है इसको तो इस माइनस ऑक्सीजन माइनस से जोड़ेंगे और जो O माइनस है उससे क्या जोड़ेंगे, H प्लस को जोड़ेंगे। अब हम कहें कि यहां पर दो स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, रिएक्शन तो एक ही टाइप की हो रही है, बिल्कुल बन सकती है। देखो दो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी कि हम जो डी ग्लूकोज जैसे हमने लिखा है, तो डी ग्लूकोज को हम दो तरह से लिख सकते हैं। C डबल बॉन्ड O इधर भी आ सकता है और ये C डबल बॉन्ड O जो है इधर भी आ सकता है। यदि मैं इसी ग्लूकोज को, जो डी ग्लूकोज है, इसको इस तरह से भी बना सकता हूं कि C डबल बॉन्ड O इधर आ जाए, H यहां पर आ जाए और बाकी जो कार्बन है 1 2 3 4 5 ये ऐसे कैसे आ जाए, 1 2 3 4 5 ये कार्बन ऐसे कैसे आ जाए, जिसमें ये H है, ये OH है, OH H OH H H और OH, करेक्ट। ये भी डी ग्लूकोज है, ये भी डी ग्लूकोज है, क्या फर्क रहा, वही तो ओरिएंटेशन है। देखो सेकंड नंबर जो कार्बन है, थर्ड नंबर जो कार्बन है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इन सभी कार्बन पे H और OH की ओरिएंटेशन इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। डिफरेंस क्या है, केवल डबल बॉन्ड O को हमने उधर लिखा है, इधर लिखा है और इसमें इधर लिखा है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं डी और कैपिटल डी और कैपिटल एल में, करेक्ट। तो इस तरह से हम यहां पर रिएक्शन कराएंगे। इस मॉलिक्यूल में भी अपन इसको ब्रेक कर देते हैं, यहां पे माइनस और यहां पर प्लस, करेक्ट। अब हमने क्या किया, यहां पर जो C डबल बॉन्ड O है इसको ब्रेक किया, इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराने के लिए कार्बन पे आ गया प्लस और इस पे आ गया माइनस। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो H प्लस है इसको O माइनस से जोड़ेंगे, इसको यहां हमने जोड़ दिया, O माइनस से किसको जोड़ दिया, H प्लस को जोड़ दिया। और ये जो O माइनस है इसको किससे जोड़ देंगे, कार्बन से। इसको किससे जोड़ देंगे, कार्बन से। एक तो ये स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। इस O माइनस को हम यहां पर भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड ही है कार्बन कार्बन के बीच में जिसमें एक ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, वो कहीं पर भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे यहां पर है, अब यहां पर जो H प्लस है वो कहां जुड़ेगा, इस O माइनस पर जुड़ेगा, और ये जो कार्बन प्लस है ये किससे जुड़ेगा, ये इस O माइनस से जुड़ेगा। इस O माइनस को हम यहां पर भी रख सकते हैं। तो अब मेरे पास डी ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर आ गई, करेक्ट। डिफरेंस कहां रहा, C1 कार्बन पे। इस C1 कार्बन पर जहां पहले एल्डिहाइड था, अब क्या आ गया, OH और H ग्रुप जुड़ गया। इसमें जो OH है वो कौन सी साइड में, इसमें OH राइट साइड में, और इसमें जो OH है वो कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। इसमें OH राइट में, इसमें लेफ्ट में। तो इसको मैं कहूंगा अल्फा डी ग्लूकोज और इसको मैं कहूंगा बीटा डी ग्लूकोज। दो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बन गई। अब इनको हम क्या करेंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में जो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जिनको हवात फॉर्मूला कहा जाता है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हम कैसे कन्वर्ट करें, देखो इसमें हम ध्यान से देख सकते हैं कि इसका जो साइकिल है, इसकी जो साइक्लिक क्लोज चेन है वो कितने एटम से बनी है, वो 6 एटम से बनी है। 5 तो कार्बन है, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन है, इसमें भी ऐसे ही है। तो ये जो 6 एटम जो साइक्लिक चेन बना रहे हैं, इनको अपन हेक्सागोन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इनसे क्या बनाएंगे, हेक्सागोन बनाएंगे। एक हेक्सागोन में कितने जो है कितने कॉर्नर्स होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं। तो उन 6 कॉर्नर्स पे एक कॉर्नर पे तो ऑक्सीजन रखा जाएगा और बाकी जो 5 कॉर्नर्स है उसमें ये 5 कार्बन रखे जाएंगे 1 से 5 तक, C1 से C5 तक। तो यदि हम इसका हेक्सागोन इस तरह से बनाएं तो देखो ये एक हेक्सागोन बन गया जिसमें एक ऑक्सीजन है और 5 जो है वो कार्बन एटम है, 1 2 3 4 एंड 5। और इन सभी 5 कार्बन एटम से 2-2 वैलेंसी जुड़ी हुई है। C1 से C4 तक तो है H और OH और C5 से जुड़ा हुआ है H और CH2H। तो ये जो 5 कार्बन की हमने 2-2 बॉन्ड बना दिए, करेक्ट। इस तरह से हम इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं। देखो 2 तरीके कैसे हो सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अल्फा डी ग्लूकोज जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसको हम 2 तरह से और कैसे बना सकते हैं, एक दूसरा तरीका ये भी है, जनरली देखा नहीं होगा, हम बनाते नहीं क्योंकि जरूरत नहीं, लेकिन वो स्ट्रक्चर भी सही होगी। यदि ऑप्शनल एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें ये स्ट्रक्चर दी जाती है इसके साथ, तो ये भी सही है। अब ये देखो ये कैसे है, इसमें हमने ऑक्सीजन यहां पर रखा है और C1 C2
C3, C4 और C5। करेक्ट? दो तरीके हैं, या तो हम ऑक्सीजन को यहां पे रख के C1, C2, C3, C4 ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें घूम जाए, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन बुक्स में हमें नहीं मिलती है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाती है। लेकिन मान लो कि हमें ये स्ट्रक्चर लर्न है, इस तरह की दे दी, तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि सही है गलत है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसका एक पूरा पैटर्न है। ये पैटर्न कैसा हुआ, अब हमने इस कार्बन को इधर से घुमाया, तो इसमें जो ये जो दो हमारे पास वैलेंसी जुड़ी हुई है, दो जो ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन से, इनको भी हम यूं ही रोटेट करेंगे। ठीक है, इसमें हमने इधर से रोटेट करवाया, तो इनको भी हम यूं ही रोटेट करेंगे। ठीक है, इसको इधर से रोटेट कराया तो इसको यू रोटेट करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो C1 पर H ऊपर होगा और OH कहां होगा, नीचे होगा। C2 पर इसको भी हम यू रोटेट करेंगे, H कहां जाएगा, ऊपर, OH जाएगा नीचे। C3 में हमने यू रोटेट किया, OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया। C4 में H ऊपर चला गया, OH नीचे आ गया। और C6 में क्या होगा, CH2OH ऊपर ही जाएगा, CH2OH ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसको यदि मान लो हम यू रोटेट करते हैं, यू रोटेट करें तो यू रोटेट करेंगे, ये ऊपर जाएगा और ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बनाया। अब इसी स्ट्रक्चर को हम दूसरी तरह से कैसे बना सकते हैं, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज ही है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, जो C1 से C5 है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसको यूं घुमाया, तो ये जो जुड़े हुए ग्रुप है ये भी यूं ही घूमेंगे। अब ये अब इस तरह से नहीं घूम के कैसे घुमाएंगे, देखो इनको यू रोटेट करवाए तो ये भी यूं ही रोटेट होंगे, यू रोटेट होंगे, इसका मतलब ये OH ऊपर जाएगा और H कहां आएगा, नीचे आएगा। इसमें देखो C1 हमने कहां बनाया, C1 जो हमने यहां पर बनाया, तो C1 में H जो है ऊपर, OH है, OH जो है ऊपर आएगा और H कहां आएगा, नीचे आएगा। इस तरह से C2 ये कार्बन है, इसको यदि इन ग्रुप्स को C2 से जुड़े हुए ग्रुप्स को हम यू रोटेट करें यूं, तो OH कहां जाएगा, OH ऊपर जाएगा और H नीचे आएगा। C3 H ऊपर जाएगा, OH नीचे आएगा। C4 H ऊपर जाएगा, C4 OH ऊपर जाएगा और H कहां आएगा, नीचे आएगा। ये CH2OH हमें ऊपर ही लगेगा, H नीचे आएगा, लेकिन CH2OH इसमें कहां आएगा, नीचे आएगा। तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इसमें हमने क्या किया है, क्लॉकवाइज इनको प्लेस किया है, तो इनको क्लॉकवाइज घुमाए, इनको एंटी क्लॉकवाइज हमने प्लेस किया है C1 to C5, तो इन ग्रुप्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो C1 से C5 तक जो ओरिएंटेशन यहां पर आ रहा है उसका यहां पर ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। C1 C2 इधर से आ रहे, इसमें इधर से आ रहे, तो इनका जो पोजीशन है रिलेटिव H और OH का, वहां यहां पर उसका ऑपोजिट पोजीशन है, जिसमें OH नीचे तो C1 पे OH कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इसको ऑपोजिट करके भी हम यू बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। बुक्स में हमें जनरली यही दी हुई मिलती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन में यदि ये स्ट्रक्चर मिल जाए तो ये भी करेक्ट है। अब हम आते हैं बीटा डी ग्लूकोज, तो इसी प्रोसेस हम बीटा डी ग्लूकोज को भी कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट, तो पूरी प्रोसेस वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस देखो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो C1 कार्बन है इसी पर ही डिफरेंस आ रहा है। इसमें C1 जो है कहां पर था, राइट में था, इसमें C1 पर OH राइट में था, इसमें OH कहां पर है, लेफ्ट में। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं, बस जो C1 कार्बन है इस पर जो पोजीशन आ रही है उसको उल्टा बना देंगे, तो इसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर आ जाएंगे बीटा डी ग्लूकोज के भी। तो बीटा डी ग्लूकोज यदि हम बनाना चाहें तो देखो इसी को हम बीटा डी ग्लूकोज बना देते हैं। बीटा डी ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इस OH को यहां पर ऊपर करना है और H को नीचे करना है, और इसमें भी क्या करना है, इसमें H को ऊपर करना है और OH को नीचे करना है। करेक्ट, देखो पहले अल्फा डी ग्लूकोज था, ये था। अब अल्फा से बीटा डी ग्लूकोज में हम आए तो देखो C1 वैसे वैसे, C2 ऐसे कैसे, C3 भी ऐसे कैसे, C4 भी ऐसे कैसे, C5 ऐसे कैसे। चेंज क्या हुआ, केवल C1। तो C1 जो अल्फा डी ग्लूकोज में दोनों स्ट्रक्चर्स आ रही थी, उसमें C1 का जो ओरिएंटेशन है H और OH का C1 पर, उसको हम अपोजिट कर देंगे तो बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। वापस स्टार्टिंग से सारी प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, इससे हमारे पास आ गई अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स। अब जो है हम ग्लूकोज के साथ में देखेंगे फ्रक्टोज, कि हम फ्रक्टोज जो है उसकी स्ट्रक्चर्स क्या बना। अच्छा, उसमें ये जो स्ट्रक्चर्स बनी है, ये जैसे हम दे रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज के बाद में हमने ये क्या बना दिया, बीटा डी ग्लूकोज। इसका नाम क्या होगा, ये पायरेनोज स्ट्रक्चर्स है। ये कौन सी स्ट्रक्चर्स है, पायरेनोज। पायरेनोज स्ट्रक्चर्स हम क्यों नाम दे रहे हैं इनको, क्योंकि ये पायरेन से मिलती जुलती है। पायरेन क्या होती है, पायरेन में एक ऑक्सीजन होता है और हेक्सागोनल रिंग होती है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और 5 क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। तो वही इसमें, इस रिंग में भी एक ऑक्सीजन और 5 क्या है, कार्बन है। ये पायरेन से मिलती जुलती है, इसलिए इनको क्या नाम दे रहे हैं अपन, पायरेनोज स्ट्रक्चर।
ग्लूकोज के बाद में हम देखते हैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो फ्रक्टोज यदि हम देखें तो फ्रक्टोज के भी डी फ्रक्टोज के दो बनेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब एक तो या तो हम इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर दूसरी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। अलग से फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बना के डी फ्रक्टोज की, फिर उसमें रिएक्शन करा लेंगे C2 कार्बन और C5। C2 आएगा उसमें क्योंकि C2 कार्बन पे होता है कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोन जो ग्रुप होता है वो कौन से पे होता है, C2 कार्बन पे होता है, ठीक है। तो जैसे हम पहले यदि इसको कन्वर्ट करना चाहें तो मान लो हम बनाना चाहते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज में क्या होगा, देखो अल्फा डी फ्रक्टोज पहले ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज को हम फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, ग्लूकोज में जो स्ट्रक्चर आती है, फ्रक्टोज में उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको CH2OH बना देते हैं और जो सेकंड कार्बन होता है उसको बना देते हैं C डबल बॉन्ड O। यदि मैं इसको बना दूं C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन को मैं बना दूं CH2OH, CH2OH, तो यही मेरे पास क्या आ गया, ये डी फ्रक्टोज बन गया। ये क्या बन गया, डी फ्रक्टोज बन गया। अब मैं इसको यदि कन्वर्ट करना चाहूं तो देखो ये CH2OH को मैं इधर लिख सकता हूं CH2OH, फिर ये C डबल बॉन्ड O बना, यहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, करेक्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, डी फ्रक्टोज आ गया। अब डी फ्रक्टोज को जो है हम कन्वर्ट करना चाहेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स में, तो उसमें वही रिएक्शन होगी। देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है और ये C6 है। अब यहां पर भी रिएक्शन होगी C2 कार्बन के C डबल बॉन्ड O और C5 से जुड़े हुए OH के बीच में, जो हमने पहले रिएक्शन कराई थी वो की हुई। जैसे हमने पहले रिएक्शन क्या कराई थी, C डबल बॉन्ड O होता है, इसमें हम रिएक्शन कराते हैं ROH की, तो इसको हमने यहां से ब्रेक किया था, C डबल बॉन्ड O को यहां से ब्रेक किया था, O पे जोड़ा था H और यहां पे जोड़ा था OR, वही रिएक्शन यहां पर होगी। इसको अब यहां पर दो जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैसे बनती है, जैसे पहले बनाया था वैसे होगा कि डबल बॉन्ड O को हम इधर रखते हैं या फिर इधर रखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को जो है हम दो तरह से लिख लेते हैं, एक तो ये है और एक इसी तरह की दूसरी जो स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड O को इधर के बजाय इधर रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया CH2OH, फिर C और यहां पे आ गया CH2OH, ये C1 C2 C3 C4 C5 और ये C6, यहीं पे हो जाएगा CH2OH, करेक्ट। अब बाकी जो कार्बन है वो ऐसे कैसे आएंगे, C3OH इधर है, C4OH इधर है और C5 में OH इधर है। अब यदि यही जो स्ट्रक्चर है, यही जो रिएक्शन हम यहां पर कराते हैं, तो यहां पर कैसे होगा, इस डबल बॉन्ड O को तो हम तोड़ देते हैं, यहां से इसको तोड़ देते हैं, तो यहां पे आ गया O माइनस और H पर क्या आ गया प्लस, O पे माइनस और H पे क्या आ गया प्लस आ गया। अब यहां से इसको तोड़ दिया, यहां पर प्लस आ गया, यहां पे माइनस आ गया। अब इस माइनस से किसको जोड़ेंगे, H प्लस को, और इस कार्बन को किससे जोड़ देंगे, ऑक्सीजन से। इसमें OH की तरह कार्बन है राइट में, पहले OH राइट में था C1 पे, तो वो क्या था अल्फा था। इसमें C2 पे OH अब राइट में, तो ये भी अल्फा है, ये अल्फा डी फ्रक्टोज है। और यदि इसी रिएक्शन को हम यहां पर कराएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, यहां से H हटेगा, ये इससे जुड़ जाएगा और ये जो H है वो इसको टूटने के बाद जो ऑक्सीजन माइनस आएगा उस पर आकर जुड़ जाएगा H प्लस। तो ये बन गया अल्फा डी फ्रक्टोज और ये बन गया हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। हाँ, एक चीज हम यहां पर और स्टेट कर सकते हैं कि यहां पर ये जो रिएक्शन है, इससे जो स्ट्रक्चर बनी है ये, इसको कहा जाता है एसीटेल, इसको क्या कहा जाता है एसीटेल, और कीटोन में जो होता है कीटेल कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो रेफरेंस लेंगे अपन एसीटेल का लेंगे, तो यहां पर जो रिएक्शन हो रही है या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो हम कह रहे हैं, ग्लूकोज में हम करा रहे थे C1 और C5 के बीच में, यहां पर C2 और C5 के बीच। ग्लूकोज में C1 का एल्डिहाइड और C5 का OH रिएक्शन कर रहे थे, और यहां पर C2 का कीटोन और C5 का OH जो ग्रुप है ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसमें जो बना रहे हैं रिंग जो बना रहे हैं उसको कहा जाता है एसीटेल रिंग, इसको क्या कहा जाता है एसीटल रिंग। ये एक और यहां से फैक्ट है जो हम लिख सकते हैं, एसीटल रिंग बन रही है। ये जो रिंग बन रही है इसको क्या कहा जाता है एसीटल, क्योंकि इस रिएक्शन से जो कंपाउंड बना है इसको भी एसीटल कहा जाता है। हेमी एसीटल होता है, हेमी एसीटल, यदि दो R जुड़ जाते हैं तो एसीटल हो जाता है। तो इस तरह से एक ही जोड़ा है हमने, तो इसको हम हेमी एसीटल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम हेमी एसीटल रिंग। कोई ज्यादा
टेक्निकल वर्ड नहीं है, बस ये है कि यदि वर्ड पूछ लिया जाता है जिस कहीं लिखा हुआ है हेमी एसिटल रिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो रिंग बना रहे हैं हम, यहाँ पर जो 5 मेंबर्ड रिंग है, ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड जो रिंग बनी थी, ये हेमी एसिटल रिंग है। क्योंकि रिएक्शन की जो नेचर है, ये जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन और एल्कोहल के बीच में, एल्डिहाइड कीटोन और एल्कोहल के बीच में, और ये जो कंपाउंड बना रहे हैं इसको हेमी एसिटल कहा जाता है। तो वैसी तो रिएक्शन यहां पर हो रही है, इसलिए इस रिंग को भी क्या कहा जा रहा है, हेमी एसिटल रिंग। करेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम इनको भी कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने पहले कन्वर्ट किया था। तो यहां पर देखो ये जो रिंग है इसमें कितने एटम आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 तो कार्बन आ गए और एक ऑक्सीजन आ गया, तो कितने मेंबर हो गए, 5। तो इसमें जो रिंग बनेगी वो कितने मेंबर बनेगी, 5 मेंबर बनेगी। तो यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज देखना चाहे, अल्फा डी फ्रक्टोज, तो अल्फा डी फ्रक्टोज कैसे बनेगा, एक ऑक्सीजन होगा और 4 क्या होंगे, कार्बन होंगे। एक ऑक्सीजन 4 कार्बन, 2 3 4 5, तो ये आ गया 2 3 4 और 5। एक हम किस तरह से घुमा सकते हैं इसको, एक जो है हम घुमा सकते हैं इधर से, 2 3 4 5। ये बिल्कुल यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे हम सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अल्फा डी जो बीटा डी फ्रक्टोज लिया जाता है उसमें C2 C3 इधर से नहीं आता, इधर से आता है। तो उसमें कई बार हम रट लेते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं, ये और ये एक ही चीज है, बस इनका जो ओरिएंटेशन है, रिलेटिव ओरिएंटेशन, वो डिफरेंट है। अब इसमें इधर से हमने रोटेट किया है, तो ये जो हमारे पास ग्रुप आए हैं इनको भी हम यूं रोटेट करेंगे कि ये वाला जो ग्रुप है वो ऊपर जाएगा, ये वाला जो ग्रुप है वो नीचे आएगा। तो अब C2 पे क्या होगा, CH2H ऊपर चला गया, ये यूं होके ऊपर चला गया, और OH कहां आ गया, नीचे आ गया। C3 की यदि हम बात करें तो हम यूं रोटेट करें इसको, तो OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा। C4 को यदि हम यूं रोटेट करें तो H कहां जाएगा, ऊपर, और OH कहां जाएगा, नीचे। C5 को यदि हम यूं रोटेट करते हैं तो CH2OH कहां चला जाता है, ऊपर, और H कहां जाता है, नीचे। इसको हम यू भी बना सकते हैं। इसमें हमने यू रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ग्रुप्स को भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे कि ये जो ग्रुप है वो ऊपर जाएगा और ये ग्रुप कहां आएगा, नीचे आएगा। एंटी क्लॉकवाइज यूं ही तो आएगा, ठीक है। यदि मान लो कि ये प्लेन है, ये प्लेट है, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो कहां जाएगा, ये प्लेट ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तो OH कहां चला गया, ऊपर, CH2OH कहां आ गया, नीचे। C2 कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। इसमें हम यू चल रहे थे, यू क्लॉकवाइज। अब इस प्लेट को मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो क्या होगा, यूं होगा, तो यूं होगा तो OH नीचे आएगा, CH2H ऊपर चला गया। उसी तरह से हो रहा है। इस प्लेट को मैं यूं घुमाता हूं तो OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा। इस प्लेट को मैं यूं घुमाता हूं तो H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा। इसमें एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं कार्बन को, तो इसके जो कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप है वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यूं घुमाएंगे। तो अब मैं यहां पर बात करूं तो OH ऊपर आएगा, CH2H नीचे आएगा। या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो या फिर इनको ऑपोजिट कर दो, एक ही बात है। तो C3 जैसे OH H, तो मैं इसको देख के भी लिख सकता हूं, H ऊपर OH नीचे। इसको मैं देख के लिखूं तो OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, और C5 पर CH2OH जो है वो नीचे आ जाएगा, और OH H कहां चला जाएगा, सॉरी ये OH था, ये OH कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज। ये अल्फा डी फ्रक्टोज की 2 स्ट्रक्चर्स आ गई। ऐसे हम बनाते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। तो मैं यदि बताऊं तो इसमें C2 कार्बन का जो ओरिएंटेशन है वही तो डिफरेंट है, बाकी C3 वैसे के वैसे, C4 ऐसे कैसे, C5 ऐसे कैसे। तो यदि मैं इसकी 5 मेंबर्ड रिंग बनाकर उसके ग्रुप्स को मैं रोटेट करता हूं तो ये ऐसे कैसी स्ट्रक्चर आएगी, C3 C4 C5 पर। तो करेक्ट, जैसे मैं इसकी 5 मेंबर्ड रिंग बना दी मैंने। 5 मेंबर्ड रिंग बनाने के बाद में ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब मैं इनको क्लॉकवाइज घुमाता हूं, जैसे इसको घुमाता हूं तो H नीचे OH ऊपर, C3 की बात कर रहा हूं मैं भी, H ऊपर और OH, H ऊपर, H नीचे OH ऊपर। इसको मैं रोटेट करता हूं तो H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आएगा। इसको मैं रोटेट करता हूं तो यूं ही होगा। तो ये तो ऐसे कैसे रहा ना, चेंज कहा रहा है C2 पर। तो जो C2 कार्बन है इसी के मैं स्ट्रक्चर्स को ऑपोजिट कर दूं तो मेरे पास बीटा डी फ्रक्टोज आ जाएगा, ये भी और ये भी। तो मैं यहां पर OH ऊपर कर देता हूं और CH2OH को कहां लिख देता हूं, नीचे। यहां पर मैं OH को नीचे कर देता हूं और CH2OH को ऊपर। तो ये मेरे पास जो 2 स्ट्रक्चर्स आई है, ये अब किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई बीटा डी फ्रक्टोज की। दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अब जैसे ग्लूकोज में हम नाम दे रहे थे, ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर थी वो पायरेनोज थी। अब ये जो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स है ये फ्यूरेनोज है। ये कौन सी है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये फ्यूरेन से मिलती है। फ्यूरॉन यदि हमने देखा हो, फ्यूरॉन जो है वो इस तरह से बनता है, जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, 4 कार्बन होता है, 5 मेंबर्ड होता है। यहाँ रिंग भी 5 मेंबर्ड है। ये फ्यूरेन नहीं है, फ्यूरेन से मिलता जुलता है।
इसलिए इसको हम क्या दे रहे हैं, फ्यूरेनोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज उनको हम कैसे बनाएं, उसका सिंपल सा ट्रिक। तो यदि मान लो हमें बनाना हो बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ग्लूकोज में हम जानते हैं ग्लूकोज में क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग बनती है, तो हमने बना दी हेक्सागोनल रिंग। हमने यहां इधर से इनको स्टेट कर दिया, ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है और ये C5 है। अब हमें प्लेस करना है H और OH, H और OH। तो OH जो है C1 से C5 तक चलेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। बस हमें C1 से स्टार्ट कहां करना है, C1 पे जो OH होगा वो ऊपर होगा। देखो C1 पे OH ऊपर है, C2 पे OH नीचे है, फिर C3 पे OH ऊपर है, C4 पे OH नीचे है और C5 पर OH ऊपर है, CH2OH के फॉर्म। तो पहले OH ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, हो गया अलर्ट। बस इसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वहां पर H लिखना है। तो ये क्या बना है, ये बीटा डी ग्लूकोज बना है। अब हमें बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज। हमें क्या बनाना है, अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है। तो मैं यहां पे बनाता हूं, देखा अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज यदि बनाना हो, अल्फा डी ग्लूकोज में क्या करेंगे, केवल जो C1 कार्बन इसको मेरे को चेंज करना है। तो यदि मैं अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले बीटा डी ग्लूकोज का जैसे लर्न किया हुआ है वैसे के वैसे हम स्ट्रक्चर बना देंगे। यहां पे हमने बना दिया OH H H OH। इसका हम लर्न नहीं कर सकते, बीटा कर सकते, इसलिए मैं बीटा बना रहा हूं। पहले OH ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर OH ऊपर। तो ये बन गया बीटा डी ग्लूकोज। अब यदि इसको अल्फा में कन्वर्ट करना हो तो बस इसको मैं रोटेट कर दूंगा, H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा ही बनाना हो, पहले बीटा बना दो, फिर C1 को चेंज कर दो। तो हमने सीख लिया कि बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनाना है और अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनाना है। अब बात करें कि इनका नाम क्या है। डी और एल तो जो है वो ज्योमेट्रिकल है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज। तो लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है, ज्योमेट्रिकल तो है नहीं। एक चीज समझना जरूरी है कि ज्योमेट्रिकल नहीं। देखो इसमें भी हमने केवल ओरिएंटेशन चेंज किया है, H OH ऊपर था, H नीचे था, इसमें OH नीचे है और H ऊपर है। तो इस तरह के जो रोटेशन हम करते हैं और हम ग्रुप्स का क्या करते हैं, रिलेटिव जो पोजीशन वो चेंज कर देते हैं, तो उसको तरह के आइसोमर्स को अपन जनरली क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल तो पहले बना चुके हैं ना हम, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। अब एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर गया, उसके आगे ज्योमेट्रिकल थोड़े बनेंगे। ये जो दोनों आइसोमर बने इनको कहा जाता है एनोमर्स। इनको क्या कहा जाता है, एनोमर्स कहा जाता है। अब एनोमर्स क्यों कह रहे हैं हम, एनोमर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो जिस कार्बन पे ग्रुप्स का हमने ओरिएंटेशन ऑपोजिट किया है वो कार्बन कौन सा है, C1। और इस C1 को जो है हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको नाम देंगे एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन। अब यहां ये याद नहीं करना कि C1 ही एनोमेरिक होता है, ये तो केवल ग्लूकोज में। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, जब कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन होता है। कार्बोनाइल क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, करेक्ट। उसको हम किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में जोड़ के एसिमेट्रिक बना देते हैं तो उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। देखो समझो, यहां पर ये स्ट्रक्चर बनी थी साइक्लिक, उसके पहले C1 जो कार्बन था ग्लूकोज का वो हमने इस तरह से बनाया था। अब इस समय जुड़ने से पहले तो ये क्या था, कार्बोनाइल ही तो था, कार्बोनाइल कार्बन था। और यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, sp2 प्लेनर था ये। अब इसको हमने चेन में जोड़ दिया, इसको क्या किया, यहां से OH जोड़ दिया और इसको नीचे जोड़ दिया। अब कितनी वैलेंसी होगी इसकी, 1 2 3 4 वैलेंसी, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड हो गए। पहले एक डबल था, 2 सिंगल थे, ठीक है, वो प्लेनर स्ट्रक्चर थी। अब ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, करेक्ट, टेट्राहेड्रल हो गया। और जो चारों वैलेंसी वो डिफरेंट है, एक OH है, एक H है, इधर ये अलग ग्रुप है, उधर ऑक्सीजन है। तो अब देखो चेंज क्या क्या किया, कार्बोनाइल कार्बन है, लेकिन कार्बोनाइल कार्बन को एनोमेरिक बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 से sp3 हो जाना चाहिए, उसके 4 सिंगल बॉन्ड बन जाए और चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए जो ग्रुप है वो अलग अलग आ जाए, यानी वो एसिमेट्रिक हो जाए, सीधी सी बात है। तो जब कार्बोनाइल ग्रुप को एसिमेट्रिक बना दिया जाता है तो उसको कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। और यहां पर भी यही हो रहा है, कार्बोनाइल कार्बन को हमने साइक्लिक चेन में जोड़ दिया और उसको एसिमेट्रिक बना दिया। एसिमेट्रिक का मतलब, एसिमेट्रिक के लिए पहले तो नॉन प्लेनर होना चाहिए और चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, वही हमने किया है। नॉन प्लेनर बना दिया, उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इसको टेट्राहेड्रल बना दिया हमने, 4 वैलेंसी है सिंगल बॉन्ड की, और इसके जो चारों ग्रुप है वो भी डिफरेंट आ गए, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, व्हेन कार्बोनाइल कार्बन, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, एसिमेट्रिक कार्बन में। जब ये एसिमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी तरह तो इसको क्या कहा जाता है, एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है।
अब C1 जो है वो क्या है, एनोमेरिक कार्बन है, और यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में, वो किस कार्बन के ओरिएंटेशन पे आ रहा है, किस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप के ओरिएंटेशन में आ रहा है, एनोमेरिक कार्बन की, इसलिए इनको क्या नाम दिया, एनोमर्स। ठीक है, तो एनोमर्स जो है वो होता है, पहले तो एनोमेरिक कार्बन कार्बोनाइल का ग्रुप का जो कार्बन एसिमेट्रिक हो जाता है, और जब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में होगा, कार्बोहाइड्रेट की सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो कार्बोनाइल ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो एसिमेट्रिक होकर क्या बन जाएगा, एनोमेरिक कार्बन बनेगा। जैसे हम फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज में C2 एनोमेरिक है, फ्रक्टोज में C2 कार्बन जो है वो क्या है, एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज। और जिन आइसोमर्स में एनोमेरिक कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स के ओरिएंटेशन में ही डिफरेंट होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता है स्ट्रक्चर्स में, उनको कहा जाता है एनोमर्स। उनको क्या कहा जाता है, एनोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स है। अब हम और दूसरा देखेंगे, एपीमर्स क्या होता है। एक वर्ड और आता है यहां पर कि जो एपीमर है, एपीमर क्या होता है, एपीमर होता है कि ये जो, अब ये तो एनोमेरिक कार्बन हो गया, एनोमेरिक कार्बन के अलावा यहां पर C2, C3, C4 और C5 चार कार्बन और आ रहे हैं, तो हम यदि इन चारों कार्बन में से किसी भी कार्बन का ओरिएंटेशन चेंज कर दें, बाकी को एज इट इज रख ले, तो जो नया आइसोमर बनेगा उसको एपीमर कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, एपीमर। जैसे ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज में जो C2 एपीमर है वो मेनोज होता है, और C4 एपीमर क्या होता है, C4 एपीमर होता है गैलेक्टोज। C4 क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। जैसे यहां की हम बात करें ग्लूकोज का, यदि हम बनाए एपीमर, तो ग्लूकोज का जो C2 एपीमर है दैट इज मेनोज। ग्लूकोज का C2 एपीमर ये क्या होता है, मेनोज। और इसका C4 एपीमर क्या होता है, गैलेक्टोज। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब यह है कि मेरे पास कोई ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज है, और मैं इसको C2 कार्बन पे जो ओरिएंटेड जो ग्रुप आ रहा है उसको मैं ऑपोजिट कर देता हूं, तो मेरे पास मेनोज बन जाएगा, ये वाला ही मेनोज बन जाएगा, अल्फा डी मेनोज बन जाएगा। करेक्ट। जैसे इसको मेरे को कन्वर्ट करना हो अल्फा डी मेनोज में, अल्फा डी मेनोज में, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज बना हुआ है, ये C2 कार्बन लिया है मैंने, और इसमें मैंने जो है ओरिएंटेशन चेंज कर दी, यहां पे मैं OH को मैं ऊपर ले गया, H को मैं नीचे ले आया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, अल्फा डी मेनोज बन गया। करेक्ट। ये क्या था, ये बीटा डी ग्लूकोज है। अब मेरे को इसमें बनाना हो बीटा डी मेनोज, बीटा डी मेनोज। तो बीटा डी मेनोज में क्या करेंगे, जो C2 कार्बन है इसको मैं ऑपोजिट करूंगा, इसको मैं रोटेट करूंगा, तो OH ऊपर चला जाएगा और H कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया बीटा डी मेनोज। करेक्ट। तो जैसे मेनोज बनाना हो तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जो हमें ट्रिक याद हो उससे ग्लूकोज बनाएंगे। बीटा डी ग्लूकोज की ट्रिक याद है हमें, OH ऊपर से स्टार्ट करते, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ठीक है, फिर हम अल्फा में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, C1 को रोटेट करके, C1 को रोटेट किया, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। अब मेनोज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, जो अल्फा डी ग्लूकोज बनाया और जो बीटा डी ग्लूकोज बनाया उसको C2 कार्बन को मैं रोटेट करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज से अल्फा डी मेनोज बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज से बीटा डी मेनोज बनेगा। और यही तरीका है, क्योंकि एक एक ये सभी रिलेटेड है, एक कोई ये रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है, रेफरेंस स्ट्रक्चर है, एक एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर हम अलग अलग मॉलिक्यूल की लर्न नहीं कर सकते, ये जुड़ी हुई एक दूसरे से। अब यदि बात करें हम गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज क्या है, C4 एपीमर है। C4 एपीमर का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज की जो भी स्ट्रक्चर आ रही है उसमें जो C4 कार्बन है उसके ओरिएंटेशन को मैं ऑपोजिट करता हूं, तो मेरे पास गैलेक्टोज आ जाता है, मेरे पास क्या आ जाएगा, गैलेक्टोज। जैसे मैं यहां पे बात करूं तो अल्फा डी ग्लूकोज जो था, अल्फा डी ग्लूकोज क्या था, ये तो मेनोज था, ये था अल्फा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज क्या था, बीटा डी ग्लूकोज इसके पहले ये OH नीचे था और H कहां था, ऊपर था। ठीक है, मेनोज से ग्लूकोज बना दिया, ये भी समझ लो, मेनोज है तो ग्लूकोज कैसे बनाएंगे, C2 को रोटेट कर दो, C2 हमने OH को नीचे ले आया, H को ऊपर ले गए, इसमें भी तो मेनोज किस में आ गया, वापस ग्लूकोज में आ गया। अब ग्लूकोज से क्या बनाना है हमें, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो C4 कार्बन है इसको मेरे को रोटेट करना है, इसके इस C4 कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप है उसको ऑपोजिट ओरिएंटेशन में लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस C4 में यहां पर OH नीचे, इसको मैं रोटेट करता हूं तो OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ गया। यदि मैं इसको रोटेट करता हूं तो क्या होगा, OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा। तो इसमें अब ये जो ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया गैलेक्टोज में।
ये अल्फा डी ग्लूकोज था, तो ये जो नई स्ट्रक्चर बनी इसको हम कहेंगे अल्फा डी गैलेक्टोज, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बीटा डी गैलेक्टोज। तो इस तरह से हम एक एक चीज को लर्न कर सकते हैं, इन चीजों को पकड़ सकते हैं। पहले बीटा डी ग्लूकोज मैंने लर्न किया, देखो मैं एक स्ट्रक्चर में इन सभी को बनाता हूं जिससे हम इनको जो है लर्न भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है, बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, अल्फा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी मेनोज, बीटा डी मेनोज। देखो कैसे बनाऊंगा, मेरे को केवल क्या लर्न है, मेरे को बीटा डी ग्लूकोज लर्न है, उसके अलावा कुछ भी लर्न नहीं है। मुझे पता है सभी में इनमें हेक्सागोनल रिंग आएगी, बना दिया, यहाँ 1 लगा दिया, 2 3 4 5 लगा दिया। और मेरे को बीटा डी ग्लूकोज का पता है केवल कि बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है कि जो OH है वो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं और फिर अपोजिट उसको चेंज करते रहते हैं। ये ऊपर है, OH नीचे हो गया, फिर OH ऊपर, फिर OH नीचे, और फिर OH ऊपर CH2H की फॉर्म में। इसके ऑपोजिट मैंने क्या लगा दिया, H लगा दिया। ये मेरे पास क्या आ गया, बीटा डी ग्लूकोज। मुझे क्या बनाना है अब इससे, मुझे मान लो बीटा डी मेनोज बनाना है। तो बीटा डी मेनोज मुझे पता होना चाहिए कि बीटा डी मेनोज के लिए क्या है, ये एपीमर है, C1 को छेड़ना नहीं है, आगे किसी भी कार्बन को छेड़ सकता हूं मैं। इसमें किसको छेड़ूंगा, C2 को। C2 एपीमर है, तो मैं C2 को मैं चेंज कर देता हूं, OH ऊपर कर दिया, नीचे H नीचे कर दिया, ये बीटा डी मेनोज बन गया। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज के लिए बीटा तो ऐसे कैसे रखूंगा, बीटा डी तो ऐसे कैसे रहेगा ना, यानी इसको चेंज नहीं करना आगे वाले, क्योंकि ये जो ग्रुप, ये जो प्लेस, ये तो अल्फा और बीटा का है, करेक्ट। तो बीटा डी गैलेक्टोज के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको मैं ग्लूकोज बनाऊंगा, ये अल्फा डी ग्लूकोज था, करेक्ट, ये तो मेनोज का था, ग्लूकोज बना लिया मैंने वापस। अब इसको मैं बनाऊंगा बीटा डी गैलेक्टोज, तो जो C4 कार्बन है इसको मैं रोटेट कर दूंगा, OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, ये बन गया बीटा डी गैलेक्टोज। अब मैं आता हूं अल्फा की सीरीज पे, तो मैं क्या करूंगा, वापस मैं इसको मिटा देता हूं, और यहां से रफ करने के बाद में इसको वापस में बनता हूं बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज ये था, OH ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, भूल भी गए तो क्या दोबारा बना लेंगे। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं अल्फा डी ग्लूकोज में। अल्फा डी ग्लूकोज के लिए H ऊपर होगा, OH कहां आएगा, नीचे। C1 को मेरे को चेंज करना है, ये अब क्या बन गया, अल्फा बन गया। अब अल्फा जो भी बनाना होंगे उसको मेरे को इसको नहीं चढ़ना है, आगे में चेंज कर सकता हूं। अब मुझे क्या बनाना है, अल्फा डी मेनोज बनाना है। तो अल्फा डी मेनोज, सेकेंड कार्बन को मैंने चेंज किया, OH ऊपर H नीचे, अल्फा डी मेनोज बन गया। मुझे बनाना है अल्फा डी गैलेक्टोज। अल्फा डी गैलेक्टोज के लिए वापस अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, C4 कार्बन को मैंने चेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया, अल्फा डी गैलेक्टोज। इस तरह से हम एक दूसरे से रिलेट करके इन स्ट्रक्चर्स को लर्न कर सकते हैं। ये ग्लूकोज के लिए था, ऐसे कैसे किसमें हो जाएगा, फ्रक्टोज में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रक्टोज के जो एपीमर है वो इतना ज्यादा डिटेल से नहीं दे रखे, और न वो काम में आते, ग्लूकोज के पता होने चाहिए बस। फ्रक्टोज का जो एनोमर है अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोज, वो ही लर्न होने चाहिए। आगे उसके एपीमर कौन कौन से बनते हैं वो इतना ज्यादा डिटेल से नहीं काम में आती चीजें, ठीक है। तो और उनको फ्रक्टोज को हम बना चुके हैं पहले, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। नाउ दिस लेक्चर इज कंप्लीट। इसमें हमने मोनोसेक्राइड जो भी है, जितनी भी स्ट्रक्चर्स है, एनोमर है, एपीमर है, रिलेटेड जो टर्म्स है, वो हमने डिटेल से डिस्कस किए। कौन कौन से आइसोमर किस किस तरह से रिलेटेड होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। यदि ये लेक्चर अच्छी तरह देखा है तो डाई और पॉलीसेक्राइड में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जैसे बताया कि डाइसेक्राइड में जैसे एग्जाम्पल लें हम कि सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या होता है, या हम ले लें माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते हैं। तो उसमें करना क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज जब हमें बनाना आता है तो एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, ऐसे कैसे उनको जोड़ देंगे, करेक्ट। ऐसे हम पॉलीसेक्राइड उनको यानी मोनोसेक्राइड जब स्ट्रक्चर आ जाती है तो उनको जोड़ के डाइसेक्राइड बनाया जाता है। ज्यादा नंबर में जोड़ के 2 जोड़ेंगे तो डाई बनेगा, ज्यादा बहुत सारे जोड़ देंगे पॉलीसेक्राइड बनेगा। तो उनमें अब दिक्कत नहीं होगी, बस मोनोसेक्राइड की जो स्ट्रक्चर लर्न किए वो बनाना है और उनको जोड़ना सीखना है कि उनको कैसे जोड़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।